Hello friends, it's Vanna here. Welcome to my YouTube channel. I hope you all doing great. So today we'll do Maths Pedagogy 5th chapter. अब तक हमने 4 चैप्टर कर लिए हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है एवरी वीकेंड मैथ पेडागोजी की क्लास होती है, तो इस सैटरडे संडे हम 5th एंड 6th चैप्टर कर लेंगे और इसके बाद हमारे 5 चैप्टर्स रह जाएंगे, 5 और 4 में भी। तो इस तरह से हमारी इस मंथ होपफुली फिनिश होने के चांसेस हैं कि मैथ पेडागोजी हम अच्छे से फिनिश कर लेंगे। तो आज का लेसन देख लेते हैं, क्या डिस्कस करते हैं हम। प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, ठीक है। इसमें से पॉइंट समझ लें, बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है पर क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, आप पेपर्स उठा के देखो। पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि क्यों बच्चों को मैथ डिफिकल्ट लगता है, उसके क्या कारण है, जो कि हमने पहले भी लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। हाउ डू चिल्ड्रन लर्न मैथमेटिक्स, बच्चे मैथ्स कैसे सीखते हैं, प्रोसेस इन्वॉल्व इन लर्निंग, और कुछ टर्म्स देखेंगे जैसे रीग्रुपिंग, कंपनसेटिंग, रैशनल एंड इंस्ट्रूमेंटल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सिनेरियो देके ये टर्म्स पूछ ली जाती हैं, ठीक है जी। तो देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है। बिल्कुल सिंपल और इजी चैप्टर है। मैथ डिफिकल्ट बच्चों को क्यों लगता है, हमने पहले भी स्टार्टिंग में बहुत पहले किया था नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, कि मैथ्स की नेचर ही ऐसी है, स्ट्रक्चर ही मैथ्स का कुछ ऐसा है। इक्वेशंस हैं, सिंबल्स हैं, जैसे सिंबल है मान लो सिग्मा, है ना, इंफिनिटी, फाइ, मतलब ऐसे ऐसे कुछ सिंबल्स हैं जो बच्चे डर जाते हैं मैथ्स से। फिर इक्वेशंस है लाइक x इज इक्वल टू वाई प्लस 3, ये उनको सब कुछ बड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा लगता है, ठीक है। तो इसलिए डरते हैं। बैड टीचर है, टीचर बच्चों को पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, तो भी क्या है कि बच्चों का इंटरेस्ट धीरे धीरे मैथ की तरफ कम होता जाता है। फिर फोर्स्ड करिकुलम है, करिकुलम फोर्स है। प्लस 1 प्लस 2 का मैथ डालो, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चे कई बार नहीं करना चाहते, बट क्या है कि उन्हें करना पड़ेगा क्योंकि करिकुलम फिक्स्ड है, ठीक है, वो उनके अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो सकता। स्ट्रेस बेस्ड एग्जामिनेशन, अब एग्जाम्स क्या है, मार्क्स के ऊपर डिपेंड है ना, कि ग्रेडिंग सिस्टम है, कि मार्क्स के लिए, एक मार्क्स के लिए, है ना, कितनी मारा मारी है आपको पता ही है। तो ये सब कुछ है, इस वजह से ही मैथ बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। पर पेडागोजी हमें सिखाती है कि कैसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए और क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। हाउ डू चिल्ड्रन लर्न मैथमेटिक्स, सिंपल है, वो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, ठीक है। हमेशा बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, पहले कॉन्क्रीट से लेके फिर एब्स्ट्रैक्ट की ओर लेके जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप मान लो उनको नंबर्स से सिखा रहे हो तो पहले आप कॉन्क्रीट चीजें, जैसे ब्लॉक्स मैंने बताया था, आप ब्लॉक्स की हेल्प ले सकते हो, उनको नंबर्स के बारे में सिखा सकते हो। या फिर आप शेप्स की, अगर ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री अब उनके लिए एब्स्ट्रैक्ट है, स्फीयर, सर्कल, तो बट आप कॉन्क्रीट क्लास में फुटबॉल ले गए तो उन्हें दिखा दिया कि देखो इट्स स्फीयर और सर्कल की शेप का। तो इस तरह से बच्चे एब्स्ट्रैक्ट चीजें भी सीख जाएंगे व्हेन दे विल सी कॉन्क्रीट स्टफ, ठीक है जी। फिर उनके पास अपनी ओन स्ट्रेटजीज होती हैं। अब देखिए मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। एक ये 82 है इंटू 86 ले लो, चलो एक बच्चा 80 प्लस 2 कर लेगा, एक बच्चा 80 प्लस 6 करके इसको ऐसे सॉल्व कर लेगा, एक बच्चा इसी को क्या करेगा, मान लो 80 प्लस 2 या फिर 90 माइनस 4, ठीक है। तो हर बच्चे की अपनी अपनी ओन स्ट्रेटजी है, जैसे जिसका दिमाग चलता है। टीचर को हर बच्चे का मेथड है एनकरेज करना चाहिए, अपने इन्फोर्स नहीं करनी चाहिए कि मान लो टीचर ने ऐसे ही समझाया हो और टीचर कहे कि हाँ हाँ तुमने ऐसे क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों किया है, तो ये कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का दिमाग डिफरेंट वे से चलता है। तो टीचर को इनकरेज करना चाहिए कि अच्छा है, शाबाशी दे कि ठीक है तुमने अपनी भी क्रिएटिविटी लगाई, सो इट्स गुड फॉर यू। आगे है कि बच्चे अपनी चारों तरफ मैथ देखते हैं, कैसे, लाइक डेली लाइफ में। अब देखें कि मम्मी बच्चों कहती है कि हाँ भाई 1 किलो चीनी लिया या 1 ब्रेड पैकेट लिया, तो वो क्या है, एक नंबर है ना, मतलब वो सीख ही रहे ना, एक चीज लानी है, 2 किलो सब्जी लेके आनी है या 3 किलो लेके आनी है, तो वो डेली लाइफ में यूज कर ही रहे हैं। तो टीचर भी डेली लाइफ से ही एग्जाम्पल लेके बच्चों को समझा सकती है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ थोड़ा सा एग्जाम्पल देके। पहले ये देख लें कि एवरी चाइल्ड इज यूनिक, हर बच्चे को एक जैसे ही नहीं पढ़ाना, क्योंकि बच्चे देखें डिफरेंट है, उनकी डिफरेंट पर्सनैलिटी है, डिफरेंट ट्रेड्स है, डिफरेंट इंटेलेक्चुअल लेवल है, तो उनको उसी के अकॉर्डिंग समझना चाहिए। इंडिविजुअल नीड्स को समझ के ही टीचर को अपने मेथड्स हैं जो इंट्रोड्यूस करने चाहिए। तो ये टॉपिक हमने यही वाला कर लिया है, इसको मैं बता देती हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल टीचर ने मीन का कंसेप्ट समझाना है, एवरेज, ठीक है।
अब टीचर क्लास में एग्जांपल दे सकती है, कोई भी है ना बच्चों के वेट को लेके या किसी को भी, या टीचर सबसे बेस्ट है कि बच्चों के डेली लाइफ से पूछे। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के फादर की मान लो किराना स्टोर है किसी का, और उसके पापा से वो पूछती है कि कितने एग्स डेली वो सेल कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चा कहता है कि ऑन एन एवरेज माय फादर सेल लाइक 100 एग्स इन अ डे, ठीक है। तो उसकी मतलब वो पूछती है ऐसा क्यों, वो कहता है कभी 100, कभी 110, कभी 120, है ना, ऐसे पापा जो है एग्स बेच देते हैं, ठीक है। तो इससे टीचर समझा सकती है कि देखें कभी 110, कभी 120, कभी 130, इस तरह से हम क्या है कि एवरेज निकाल सकते हैं कि डेली कितने एग बेचे जाते हैं, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि डेली लाइफ से आप एग्जांपल ले सकते हो, सिंपल सी बात है। मतलब जैसे टीचर ने उसके पापा से ग्रोसरी शॉप के बारे में एग्जांपल देके उससे पूछ रहे, इससे बच्चों का इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है। क्लियर। तो हाउ डू चिल्ड्रन लर्न मैथमेटिक्स, ये टीचर को जानकारी होनी बहुत जरूरी है, सो दैट वो अपनी टीचिंग मेथड्स को उसी के अकॉर्डिंग बनाए और बच्चों की जो लर्निंग है उसको मीनिंगफुल बनाए, ठीक है। तो आपने समझ लेना, दे लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, उनकी अपनी स्ट्रेटजीज होती हैं, उनकी डेली लाइफ में मैथ है ही है, और बाकी हर बच्चा अलग है, उसको उसी तरीके से पढ़ाना चाहिए। प्रोसेस इन्वॉल्व इन लर्निंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप एक एक चीज को देख लें। प्रॉब्लम सॉल्विंग है, रीजनिंग है, पैटर्निंग है, एब्स्ट्रैक्शन है, और जर्नलाइजेशन एंड विजुअलाइजेशन है। देख लेते हैं क्या है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग टीचर कैसे बच्चों को सिखा सकती है, सिंपल है वैसे तो, टाइम के साथ ये बच्चों में खुद से ही कल्टीवेट हो जाती है विद द टाइम, बट टीचर बच्चों को ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकती है, ठीक है। और टीचर बच्चों को चैलेंजिंग टास्क दे सकती है, और उनको ऐसे क्वेश्चन दे सकती है जिसमें उन्हें एक्सप्लोरेशन की ज्यादा जरूरत पड़े, ठीक है। तो उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आएगी। फिर रीजनिंग है, देखिए रीजनिंग दो तरह की है, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाएं जो एविडेंस बेस्ड हो, तो बच्चों में खुद से ही रीजनिंग आ जाएगी। रीजनिंग मतलब कह लो आप एक तरह से लॉजिक लगाना। इंडक्टिव डिडक्टिव तो मुझे लगता है आपको काफी बार समझा दिया है। इंडक्टिव रीजनिंग है जो स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं, हम पहले कुछ स्पेसिफिक करके जनरलाइज कर देते हैं। डिडक्टिव क्या है, रूल टू एग्जाम्पल, रूल टू एग्जाम्पल, जनरलाइजेशन टू स्पेसिफिक, ठीक है। तो ये उल्ट होता है। पैटर्न समझ लें आप, पैटर्न इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ पे, पैटर्न, जर्नलाइजेशन, विजुअलाइजेशन, ये तीनों चीजें पेपर में पूछी गई हैं। ये तीनों चीजें अलजेब्रा में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कीप इन माइंड। तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं, मैं इसको रब कर देती हूँ, ओके। ठीक है, तो चले, सही है। पैटर्न्स देखिए, पैटर्न में क्या होता है आप समझ ले थोड़ा सा। पैटर्न एक तरह से सीक्वेंस होता है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखे ना जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं हमने देखे होंगे। अब मान लो ये है, ठीक है। अब इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, कौन सा, +3, ठीक है। पैटर्न एक सीक्वेंस सीरीज होती है जिसमें एक रूल होता है, उस रूल को पकड़ना होता है, फिर उसके आगे हम खुद से ही कर लेते हैं। पता ही आपको पैटर्न तो किए होते हैं, और पैटर्न बहुत हेल्पफुल होते हैं अलजेब्रा के फॉर्मूला समझने को। टीचर को ये मेक श्योर करना है कि बच्चों को एक पैटर्निंग के थ्रू पढ़ाए, बच्चे हर चीज में लिंक करना सीख जाए, जिससे उन्हें जनरलाइजेशन करने में हेल्प मिलेगी, और ये बहुत ही यूजफुल है इन अलजेब्रा। कीप इन माइंड दिस थिंग बिकॉज इट हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जाम। तो ठीक है, पैटर्न आपको समझ आ गया। पैटर्न एक तरह से सीक्वेंस सीरीज होती है जिसमें एक रूल होता है, आपको वो रूल पकड़ना है जिससे आप आगे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन है, देखें कुछ चीजें हैं जो टीचर को एज इट इज पढ़ानी पड़ती हैं, उसको एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट की भी नॉलेज देनी है, क्योंकि मैथ में ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट हमें पता है यूज होते हैं पहले, पर टीचर कॉन्क्रीट सब्जेक्ट्स पढ़ाएगी, फिर कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट लेके जाएगी, हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। जर्नलाइजेशन सेम एज इंडक्टिव रीजनिंग, जिसमें हम वही है बात, ये भी यूजफुल है इन अलजेब्रा में। इसमें बस यही है कि आपको पहले रूल्स वगैरह करवा के, सारी एग्जांपल करवा के, फिर उसको जर्नलाइज कर देना है। इट इज सेम एज इंडक्टिव रीजनिंग, तो ज़्यादा मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
विजुअलाइजेशन ये बहुत ही हेल्पफुल है इन अलजेब्रा। इसको टीचर ये दो टर्म आप याद रख लें। डॉट पेपर, आपने देखा होगा कुछ पेपर मिलते हैं ना ऐसे, जैसे ऐसे ऐसे डॉट लगे होते हैं, फिर टीचर कहती है इसको ज्वाइन करो, देखो स्क्वायर बन गया, ठीक है। 10 ग्राम होता है एक, ये टर्म आपने याद रखनी है, ये पूछ रही है पेपर में। 10 ग्राम जैसे ऐसे ना, ऐसे कोई पेपर होता है, उसमें कोई शेप यहाँ पे है, कोई शेप यहाँ पे है, कोई शेप यहाँ पे है, तो ऐसे शेप्स अलग अलग मतलब निकाल के अलग से जोड़ के कोई डायग्राम बनानी होती है, ठीक है। तो ये डॉट पेपर और 10 ग्राम के थ्रू टीचर विजुअलाइजेशन का कंसेप्ट बच्चों को सिखाएगी, ताकि वो माइंड में जो मैथ की प्रॉब्लम है उसको विजुअलाइज कर सकें। जब तक विजुअलाइज का कंसेप्ट नहीं आएगा तो बच्चे, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ये देखिए यहाँ पे, समझे थोड़ा सा। ये मान लो 50 मीटर हाइट है, ये बंदा एक पर्सन यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, मतलब खड़ा है यहाँ पे, मान लो ये पॉइंट ए है, ठीक है। वो चल चुका है 80 मीटर, वो चल गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस पता करना है हमने, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चंस, अब मैं क्वेश्चन तो नहीं करवाऊंगी, मैं सिर्फ समझा रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में विजुअलाइजेशन बहुत काम आती है। हम माइंड में, अच्छा ये बंदा यहाँ पे खड़ा है, उतना चला है, यहाँ तक हाइट, तो ऐसे क्वेश्चन में विजुअलाइजेशन काम आती है, ठीक है। तो ये अलजेब्रा के ही कंसेप्ट है, तो समझ आ रही है आपको। प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, पैटर्निंग, एब्स्ट्रैक्शन, जनरलाइजेशन एंड विजुअलाइजेशन, यू शुड रिमेंबर दीज टर्म्स प्लीज, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे ये जो मैं आपको करवाने वाली हूँ बहुत ही ज्यादा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, रीग्रुपिंग, कंपनसेटिंग एंड रैशनल एंड इंस्ट्रूमेंटल अंडरस्टैंडिंग, है ना। मतलब अगर ना की हो तो पेपर में याद नहीं आता। रीग्रुपिंग क्या होता है, या जैसे ये 64 है, ये 36 है, ठीक है। ध्यान दें, रीग्रुपिंग में क्या समझना है हमने, 6 and 4 10, 1, वो जो 1 है वो कहाँ जाएगा, ऊपर, 6 3 9 and 1 100। बस हमें बच्चों को कैरी ओवर का कंसेप्ट समझाना है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रीग्रुपिंग, सिंपल। कैरी ओवर का कंसेप्ट हमें बच्चों को समझाना है, क्लियर। मतलब ये 6 4 10 और एक हमें चला गया ऊपर, मतलब एक हमने कैरी ओवर कर लिया, तो फिर ये कंसेप्ट है, बस इतना समझ ले। रीग्रुपिंग को क्वेश्चन देके पूछ सकते हैं, तो आपको नीचे ऑप्शन देंगे तो आपने इसको टिक करना है। कंपनसेटिंग देख लें अब। कंपनसेटिंग होता है कि आप किस वे से इजी वे फाइंड आउट करते हैं किसी चीज को ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, वो कंपनसेटिंग होता है। फॉर एग्जांपल अब मेरे को यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप मान लो 92 दिया हुआ है और यहाँ पे 38 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है। जहाँ यहाँ पे आप ना 6 रख लो, 6 रख लो, और यहाँ पे आप रख लो 4, ठीक है। ऐसा थोड़ा एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। तो इसको आप ऐड करेंगे, चलो 2-3 सेकंड लग गए आपको, पर अगर आप, हर किसी का वे अलग होता है, आप ऐसे कर ले, ठीक है। तो इसमें इसका क्या है कि आपने देखिए कंपनसेट कर दिया, मतलब इसको आपने 34 को 30 + 4 लिख दिया, इसको अलग से ग्रुप कर दिया, इसको अलग से, तो 130 हो गया। तो यही है कि कंपनसेटिंग में आप इजी से इजी वे देखते हैं कि कैसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, इजी वे फाइंड आउट करके। सिंपल सी बात है। कंपनसेटिंग मैंने आपको एग्जांपल के रूप में समझा दिया, तो आप ऐसे ही याद रखें, ठीक है। और ये रीग्रुपिंग है। अब रैशनल एंड इंस्ट्रूमेंटल अंडरस्टैंडिंग समझ लेते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मुझे। रैशनल देखें क्या होता है, पहले हम इंस्ट्रूमेंटल देख लेते हैं। इंस्ट्रूमेंटल जो होता है ना, इंस्ट्रूमेंटल अंडरस्टैंडिंग मतलब कि बड़ी मैकेनिकल वे से पढ़ाया जाता है, कि बिल्कुल लाइक कह लो फॉर्मूला के वाइज बिल्कुल जो भी है ना, मतलब बड़ी मैकेनिकल। जैसे मान लो 1/2 को 1/4 से डिवाइड करना है, तो टीचर कहेगी अच्छा भाई 1/2 को ऐसे लिख लो, ठीक है। फिर टीचर कहेगी ये जब डिवीजन में होता है इसको ऑपोजिट लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये 4 ऊपर चला जाएगा,
तो टीचर इसे ऐसे बता देगी बच्चों को, वो कहते हैं कि ठीक है बाकी के क्वेश्चन मतलब ऐसे ही कर लो, ठीक है कि इसको नीचे ले जाओ, फिर ये जो 4 है इसको ऊपर ले जाओ, सिंपल। ये इंस्ट्रूमेंट बड़ा मैकेनिकल तरीका है, बड़ा मतलब ओल्ड फैशन तरीका है, जिसमें बच्चे की कोई क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह नहीं डेवलप होती, ठीक है, सिर्फ बच्चा रोड लर्निंग की ओर जाता है। पर हमने रैशनल जो लर्निंग है उसको देखना है। टीचर कह रही है एक ट्रायंगल लो, उसके 4 हिस्से कर लो, ठीक है, ये सॉरी ये वाला जो हिस्सा है ये इतना, ये 1 मतलब हाफ ऑफ द ट्रायंगल है, ठीक है, हाफ ऑफ द ट्रायंगल है, और इसमें कितने ग्रुप हैं, 2 ग्रुप्स हैं ऑफ 1/4 इन 1/2 ऑफ द ट्रायंगल। आप खुद ही देख लें, ये 1/2 है, ठीक है, हाफ ऑफ द ट्रायंगल है, इसमें कितने ग्रुप हैं, 2 ग्रुप हैं, किसके, 1/4 के, ठीक है, तो आंसर वही आ गया 2 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 2 आया। तो टीचर ऐसे भी सिखा सकती है, ठीक है, तो बच्चों को लगेगा कि हाँ देयर आर डिफरेंट मेथड एंड दे विल डेवलप क्रिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग। तो यही आज का लेसन था, जिसमें हमने रीग्रुपिंग, कंपोजिटिंग, रैशनल, इंस्ट्रूमेंट अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से कर ली है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद विन हीलियस थ्योरी, ठीक है जी, थैंक यू सो मच।